हर 100 साल में कुछ जागता है। ये जगह जिंदा है। वो आ रही है। भागो! अब समय आ गया है। मुंबई के एक पुराने दफ्तर में रहस्यमयी खोज संस्था पैरानॉर्मल रिसर्च एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। आर्यन, जो इस दल का नेतृत्व कर रहा था, उसके साथ उसके दो सबसे भरोसेमंद साथी थे। समीर, जो तकनीकी उपकरणों और कैमरों का विशेषज्ञ था, और काव्या, जो प्राचीन इतिहास और तंत्र मंत्र की जानकार थी। आर्यन ने शांति को भंग करते हुए कहा, हमें वो मिल गया है जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र के एक सुदूर इलाके में एक ऐसी हवेली है जिसका इतिहास रक्त से लिखा गया है। लोग इसे पुरानी हवेली कहते हैं, लेकिन इसके भीतर जो छुपा है वो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है। समीर ने अपने लैपटॉप पर हवेली की कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाईं। काव्या ने अपनी पुरानी डायरी खोली और जोड़ा, इसे काल त्रिघोरी का श्राप कहा जाता है। अप्रैल के महीने में जब 3 विशिष्ट नक्षत्र मिलते हैं तब वहां की सीमाएं मिट जाती हैं। आर्यन ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, हम कल ही निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी परालौकिक गुत्थी को सुलझाने का मौका है। उन्होंने अपने सेंसर, थर्मल कैमरे और सुरक्षात्मक तावीज पैक किए, अनजान कि वे मौत के मुंह में कदम रख रहे थे। अगले दिन की शाम तक उनकी जीप पश्चिमी घाट की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक वीरान घाटी में पहुंच गई। जैसे ही वे हवेली के विशाल लोहे के फाटकों के सामने खड़े हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली 2 मंजिला थी, जिसकी खिड़कियां किसी राक्षस की आंखों की तरह लग रही थीं, और आर्यन ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने के लिए चाबी घुमाई। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला, अंदर का नजारा भव्य था, लेकिन धूल की परतों ने उसे डरावना बना दिया था। हॉल के बीचों बीच हवेली के पुराने मालिक की एक विशाल तस्वीर लगी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे हर आने जाने वाले का पीछा कर रही हों। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हमें यहाँ अपना बेस बनाना होगा। हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे घर खुद उनसे बात कर रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। आर्यन को तहखाने की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे फर्श पर रगड़ रही हो। उसने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और नम था। टॉर्च की रोशनी में उसे बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर दिखाई दी, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रही थी। उसके ठीक सामने एक विशाल नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर एक गहरा लाल रंग का ताला लगा था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। आर्यन को उस संदूक से एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने समीर को नीचे बुलाया। समीर ने अपने सेंसर संदूक के पास रखे। आर्यन, इसके अंदर से थर्मल रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ जीवित है। अगर ये ताला टूटा तो हम उस शक्ति को जगा देंगे। लेकिन आर्यन के मन पर जैसे किसी ने काबू पा लिया था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और जोर से ताले पर वार किया। जैसे ही ताला टूटा, पूरे तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका चला और रॉकिंग चेयर अचानक रुक गई। आर्यन ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर रेशम के फटे हुए लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। गुड़िया के पास ही एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर लिखा था त्रिघोरी। जैसे ही आर्यन ने उस गुड़िया को हाथ लगाया, उसे अपने दिमाग में हजारों लोगों की चीखें सुनाई दी। हमें इसे ऊपर ले जाना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए, आर्यन ने यंत्रवत होकर कहा। काव्या ने विरोध किया, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सी शून्यता देखकर वो चुप हो गई। जैसे ही वे गुड़िया को लेकर लाइब्रेरी में पहुंचे, हवेली की लाइटें टिमटिमाने लगी। समीर के मॉनिटरों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी। काली छाया खड़ी थी जो लगभग 10 फीट ऊंची थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। आर्यन ने गुड़िया को मेज पर रखा और देखते ही देखते गुड़िया की सफेद आंखों में एक काला धुआं भरने लगा। काल त्रिघोरी का जागना शुरू हो चुका था। हवेली के भीतर का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह निकलने लगी। अचानक लाइब्रेरी का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी के खुरचने की आवाजें आने लगी। आर्यन, देखो, समीर ने चिल्लाकर थर्मल कैमरे की ओर इशारा किया। कमरे के कोने कोने से इंसानी आकृतियां उभर रही थीं।
ये हवेली के पुराने नौकर और वे लोग थे जो 100 साल पहले एक नरसंहार में मारे गए थे। वे रूहें धीरे धीरे आर्यन और उसके साथियों की ओर बढ़ रही थीं। मेज पर रखी गुड़िया का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा था और उससे एक भयानक गंध निकल रही थी। तो देखा कि वो 10 फीट लंबी छाया उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आर्यन की आत्मा को झकझोर रही थी। काव्या ने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा बनाने की कोशिश की, लेकिन त्रिघोरी की शक्ति बहुत प्रबल थी। तभी हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और वहां काल त्रिघोरी के शब्द उभरने लगे। जो रूहें पहले सिर्फ परछाइयां थीं, अब वे भौतिक रूप लेने लगी थीं। गुड़िया अब मेज पर बैठी हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कांच के टुकड़ों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। काव्या ने किताब में एक और हिस्सा पढ़ा। अगर हम इस गुड़िया को नष्ट नहीं करते तो कल सुबह तक हम भी इन्हीं रूहों का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इसे साधारण आग से नहीं जलाया जा सकता, इसके लिए शुद्ध अग्नि की जरूरत है। आर्यन को याद आया कि गांव के मंदिर के पंडित के पास एक ऐसी मशाल थी जो प्राचीन काल से जल रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? जैसे ही भोर हुई, रूहें गायब हो गईं, लेकिन हवेली का खौफ कम नहीं हुआ। आर्यन किसी तरह हवेली का पिछला दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और पास के मंदिर की ओर भागा। वहां उसे वही पुराना पंडित मिला जिसकी आंखों में हवेली का डर साफ दिख रहा था। तुमने उसे जगा दिया बालक, पंडित ने भारी आवाज में कहा। त्रिघोरी सिर्फ एक गुड़िया नहीं, वो एक चुड़ैल की आत्मा का पात्र है जिसने 100 साल पहले अमर होने के लिए 500 ग्रामीणों की बलि दी थी। पंडित ने आर्यन को 2 काली बिल्लियां दी और कहा, ये बिल्लियां रूहों को देख सकती हैं और उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, लेकिन अंतिम युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। पंडित ने उसे एक तांबे के पात्र में पवित्र अग्नि दी और एक चांदी का खंजर दिया। इस खंजर को गुड़िया के दिल में उतारना होगा जब चैत्र पूर्णिमा का चांद अपने चरम पर हो, लेकिन सावधान रहना, त्रिघोरी तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। आर्यन वापस हवेली पहुंचा जहां समीर और काव्या अधमरी हालत में थे। बिल्लियां हवेली में घुसते ही फुफकारने लगी और लाइब्रेरी की ओर इशारा करने लगी। चैत्र पूर्णिमा की रात आ गई। हवेली के बाहर का जंगल पूरी तरह शांत था, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। लाइब्रेरी में आर्यन ने चांदी का खंजर मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों काली बिल्लियां गुड़िया के चारों ओर घेरा बनाकर बैठी थीं। अचानक समीर की आवाज बदली हुई लगने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो आर्यन की ओर अजीब तरह से देखने लगा। आर्यन, ये खंजर मुझे दे दो, ये हमें बचाएगा, समीर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। काव्या ने आर्यन को रोका। नहीं आर्यन, ये समीर नहीं है, त्रिघोरी उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। तभी हवेली के हॉल में लगा वो पुराना चित्र जीवंत हो उठा। तस्वीर से वो मालिक बाहर निकला और उनकी ओर बढ़ने लगा। वो 10 फीट की छाया और वो मालिक एक ही थे। उन्होंने आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। काली बिल्लियां उन पर झपटी, जिससे आर्यन को कुछ पल का समय मिल गया। उसने देखा कि गुड़िया मेज पर नाच रही थी और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो अब एक छोटी बच्ची के बराबर हो गई थी, जिसके हाथ लंबे और नाखून काले थे। अब समय आ गया है, आर्यन चिल्लाया। वो 10 फीट की छाया आर्यन के सामने खड़ी हो गई और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। आर्यन का दम घुट रहा था, लेकिन उसकी नजर गुड़िया पर थी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चांदी के खंजर को अपनी हथेली पर चलाया। उसका खून खंजर पर लगते ही वो चमकने लगा। आर्यन ने खंजर को पूरी ताकत से गुड़िया के सीने में घोंप दिया। एक भयानक चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। गुड़िया से काला धुआं निकलने लगा, जो उस छाया में समाने लगा। हवेली कांपने लगी, पत्थर की दीवारें फटने लगीं। देखते ही देखते गुड़िया और वो छाया सफेद आग की लपटों में घिर गए। रूहों की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और हवेली की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं, तो सब कुछ शांत था। आर्यन, समीर और काव्या हवेली के बाहर घास पर पड़े थे। वे जीवित थे, लेकिन उनके शरीरों पर अजीब से निशान थे। समीर के कैमरे और उपकरण पूरी तरह पिघल चुके थे। जब वे अंदर जांच करने गए तो वहां न कोई गुड़िया थी, न कोई संदूक। बस फर्श पर राख की एक ढेरी और वो चांदी का खंजर पड़ा था। वे मुंबई वापस आ गए, लेकिन रहस्यमयी खोज संस्था का वो दफ्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन ने इस पूरी घटना को अपनी डायरी में दर्ज किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेली का वो घाव कभी नहीं भरा। वो चांदी के रंग का एक निशान बन गया था, जो त्रिघोरी के चिन्ह जैसा दिखता था।